हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी आज की कहानी बेहद ही खास और शानदार होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में हम देखेंगे 6 अलग अलग कहानियाँ। ये कहानियाँ काउबॉयज और उनकी लाइफस्टाइल पर बेस्ड हैं, जहाँ वो लोग कैसे जिंदगी के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये एक एंथोलॉजी फिल्म है जिसमें हमें इन कहानियों के थ्रू एक मैसेज देखने को मिला है। तो चलिए अब समय को और ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इस शानदार कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बैलेड ऑफ बस्टर स्क्रग्स। ये स्टोरी 1 है, द बैलेड ऑफ बस्टर स्क्रग्स। इसकी शुरुआत में हम एक वांटेड सिंगर काउबॉय बस्टर स्क्रग्स से मिलते हैं, जिसके सर पर इनाम होता है क्योंकि वो एक जाना माना शूटर है। मगर बस्टर को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। वो पहाड़ों पर अपने हॉर्स डैन के साथ टहलता हुआ एक जगह पर पहुंचता है जहां बहुत से आउटलॉज ड्रिंक कर रहे होते हैं। बस्टर भी वहां जाकर विस्की ऑर्डर करता है, मगर उस जगह का ओनर उसको बताता है कि यहाँ तो सिर्फ आउटलॉज ही विस्की पी सकते हैं। मगर बस्टर ये सब नहीं मानता है और उसे विस्की देने के लिए कहता है। तभी एक आदमी उसे टीहॉर्न कहकर वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर तभी बस्टर अपनी गन से उसको शूट कर देता है। अपने साथी को मरा हुआ देखकर बाकी आउटलॉज बस्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर बस्टर ऐसे ही एक वांटेड क्रिमिनल नहीं है। वो अपनी तेज शूटिंग के चलते उन सभी को मौत के घाट उतार देता है, जिसमें उसमें उस दुकान का मालिक भी शामिल होता है और वो वहाँ से चला जाता है। इन सब के बाद हमारा हीरो यानी कि बस्टर अपनी जर्नी पर आगे बढ़ता हुआ फ्रेंच मैन गुल्च पहुँचता है, जहाँ वो एक क्लब में जाता है। उस क्लब में उसे अपने सारे हथियार अंदर जाने के पहले ही काउंटर पर जमा करने थे, क्योंकि उस क्लब में वो अलाउड नहीं थे। ये बस्टर को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराता है, मगर वो ईमानदारी से सभी हथियार देकर अंदर चला जाता है। वहाँ कुछ लोग पोकर खेल रहे होते हैं और तभी उनमें से एक आदमी अपनी सीट छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर बस्टर वहाँ पर बैठ जाता है और उसके कार्ड्स देखता है। अब क्योंकि उसके कार्ड्स कुछ खास नहीं होते, इसलिए वो गेम खेलने से मना कर देता है। मगर अब उसने उस आदमी के कार्ड्स देख लिए थे, इसलिए उनमें से एक आदमी जिसका नाम जो है बस्टर से कहता है कि अब वो ये गेम छोड़कर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने कार्ड्स देख लिए हैं। मगर बस्टर तो बस्टर है, उसे नहीं खेलना है तो वो नहीं खेलेगा। इसी बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है और जो गन निकाल लेता है। अब क्योंकि उस क्लब की पॉलिसी थी कि वहाँ गन्स अलाउड नहीं है, इसीलिए बस्टर उसे गन रिसेप्शन पर देने के लिए कहता है। मगर जो उसकी बात नहीं मानता है और गन चलाने ही वाला होता है कि तभी बड़ी चालाकी से बस्टर टेबल की मदद से उस गन से जो कोई शूट करवा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ उस क्लब का माहौल काफी सीरियस हो जाता है, जिसको देखकर बस्टर वहाँ के म्यूजिशियन के साथ मिलकर गाना गाने लगता है और बाकी सभी लोग भी उसके साथ एंजॉय करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद जो का भाई वहाँ पर आता है और गुस्से में बस्टर को क्लब से बाहर आने के लिए कहता है। जब बस्टर क्लब से बाहर आता है तो वो आदमी उसे गन फाइट के लिए चैलेंज करता है। बस्टर को अपनी स्किल्स पर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, जिसके चलते वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उस आदमी के रेडी होते ही वो उसकी सारे फिंगर्स एक एक करके उड़ा देता है, जिससे वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तब बस्टर दूसरी ओर मुड़कर मिरर का इस्तेमाल करते हुए एकदम स्टाइल में उस आदमी को मार देता है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जो बस्टर को फिर से गन फाइट के लिए चैलेंज करता है और बस्टर ओवर कॉन्फिडेंस में वो चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेता है। मगर इस बार जिस स्पीड से बस्टर ने उस पहले आदमी को मारा था, उसी स्पीड से वो दूसरा आदमी बस्टर के सर पर गोली मारकर उसका काम खत्म कर देता है, जिसके बाद वो उसकी लाश के ऊपर मिट्टी उछालकर गाना गाता है। अब बस्टर की आत्मा उसके शरीर से निकलकर गाते हुए आसमान की तरफ उड़ जाती है, जहाँ वो बस यही कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि हेवन में इंसानों में डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग नहीं होंगे। जिसके साथ हमारी ये पहली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब समय है दूसरी कहानी का, जिसका नाम है नियर एल्गोडोन्स। कहानी की शुरुआत एक काउबॉय से होती है, जो न्यू मैक्सिको की वीरान सी जगह में बसे एक बैंक को देख रहा होता है। इस बैंक के आसपास कोई भी नहीं होता, जिसके बाद वो उसके अंदर जाता है और वहाँ के मैनेजर, जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है, उससे बात करने लगता है। कुछ देर बाद वो अपनी गन निकालता है और उस आदमी को सभी पैसे देने के लिए कहता है। वो बूढ़ा आदमी पैसे निकालने के लिए नीचे झुकता है और बड़ी चालाकी से अंदर से फायरिंग शुरू कर देता है, मगर वो काउबॉय उससे बच जाता है और काउंटर के दूसरी ओर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी पिछले दरवाजे से बाहर भाग गया है। खैर उसको इससे क्या ही मतलब था, क्योंकि वो तो वहाँ पर चोरी करने आया था। वो ड्रॉअर में रखे पैसों को एक बैग में भर लेता है और वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी उस पर कोई गन से अटैक कर देता है, जो कोई और नहीं बल्कि वो मैनेजर ही था। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी बर्तनों से बना एक आर्मर पहनकर उसके सामने आता है। वो काउबॉय उस पर बहुत सी गोलियां चलाता है, मगर वो किसी काम की नहीं होती, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसको मारकर बेहोश कर देता है। जब उस काउबॉय की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने हॉर्स के ऊपर पाता है,
जहाँ उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और उसका गला एक रस्सी की मदद से एक पेड़ पर बंधा हुआ है। तभी एक आदमी उससे उसकी आखिरी विश पूछता है, मगर पहले वो काउबॉय से पूछता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। जिस पर वो आदमी उसको बताता है कि वो लोग मेक्सिको में उसे बैंक रॉबरी के जुर्म के तहत मौत की सजा दे रहे हैं। तभी अचानक उस जगह पर एक ट्राइबल कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं जो उन सभी को मार देते हैं जो उस काउबॉय को डेथ सेंटेंस देने आए थे। मगर किसी रीजन से वो उस काउबॉय को नहीं मारते और वहाँ से चले जाते। यहाँ काउबॉय डेथ सेंटेंस से तो बच जाता है, मगर अब उसकी जान उसके हॉर्स के हाथों में थी, क्योंकि अगर वो अपनी जगह से हिला तो काउबॉय मारा जाएगा। काफी समय तक वो हॉर्स वहीं पर रहता है, मगर धीरे धीरे वो घास खाने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे काउबॉय के गले की रस्सी खिंच रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उस काउबॉय को एंड टाइम पर बचा लेता है। अब काउबॉय और वो आदमी जिसने उसकी जान बचाई थी वो दोनों साथ में ट्रैवल करने लगते हैं। तभी कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को सामने से कुछ लोग आते हुए देखते हैं, जिन्हें देखकर काउबॉय का वो साथी वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि काउबॉय ने कुछ नहीं किया होता इसलिए वो नहीं भागता, मगर वो लोग उसको पकड़कर एक टाउन में ले आते हैं, जहाँ जज उसको बिना कुछ सोचे फांसी की सजा सुना देता है। जिसके बाद काउबॉय को 3 और लोगों के साथ शहर के बीच में फांसी दी जाती है, जहाँ वो अपनी किस्मत पर हंसता है। तभी भीड़ में उसे एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है जो काउबॉय को देखकर स्माइल कर रही थी। काउबॉय भी उसको देखकर स्माइल करता है और तभी उसे रस्सी से लटका दिया जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब समय है कहानी नंबर 3 का, जिसका नाम है मील टिकट। कहानी की शुरुआत में हम एक आयरिश आदमी से मिलते हैं जो अपने शो के लिए पोस्टर्स लगा रहा होता है। उस आदमी का शो रात को होने वाला था, इसीलिए वो पोस्टर्स लगाने के बाद शो की तैयारी करने लग जाता है। कुछ देर बाद बहुत से लोग उसका शो देखने के लिए वहाँ पर जमा हो जाते हैं और शो शुरू हो जाता है। कर्टेन हटते ही सभी लोग एक यंग एक्टर हैरिसन को देखते हैं, जिसके ना हाथ होते हैं और ना ही पैर। अब एक ऐसा आदमी आखिर क्या ही शो दिखाएगा, ऐसा सभी लोग सोचने लग जाते हैं। मगर तभी हैरिसन बोलना शुरू करता है और अपनी आवाज और एक्सप्रेशन के दम पर उन सभी को एक बेहतरीन कहानी सुनाता है जो वहाँ पर बैठे लोगों के दिलों को छू जाती है और सभी लोग एंड तक उसको सुनते ही रहते हैं। कहानी खत्म होने पर वो आयरिश आदमी सभी लोगों से पैसे कलेक्ट करता है। आगे वो आदमी अपने शो के एक्टर हैरिसन का ध्यान रखता है और उसकी सभी जरूरतें पूरी करता है, क्योंकि उसी के कारण उसका बिजनेस चल रहा था। कुछ दिनों के बाद वो लोग शो करने के लिए दूसरे टाउन में जाते हैं। ऐसा करते करते धीरे धीरे उनकी ऑडियंस कम होने लगती है, जिससे उनकी कमाई पर भी असर पड़ता है। मगर वो कर भी क्या सकते थे, इसीलिए वो अपना शो कंटिन्यू रखते हैं और हैरिसन बार बार अपनी पूरी ताकत से वही कहानी सुनाता रहता है। एक दिन वो आयरिश आदमी ड्रंक हो जाता है और हैरिसन के सामने गाना गाते हुए उसको मार देने की अपनी विश के बारे में बताता है, जिसको सुनकर हैरिसन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसको लगता था कि वो आदमी उसका दोस्त है, मगर अब उसको समझ आ गया था कि वो बस उसका ध्यान इसीलिए रखता है क्योंकि वो उसके काम आता है। मगर अब हैरिसन कर भी क्या सकता था, क्योंकि ना तो उसके हाथ थे और ना ही पैर। एक दिन शो के बाद वो आयरिश आदमी देखता है कि एक जगह बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई है। जब वो वहाँ पर देखने जाता है तो उसे वहाँ पर एक मुर्गा नजर आता है जो लोगों के मैथ्स के सवाल हल कर रहा था। उस जगह पर लोग पागलों की तरह उससे सवाल पूछ रहे होते हैं। ये सब देखकर वो आयरिश आदमी उस मुर्गे को खरीद लेता है और उसे अच्छे से पालने लगता है। ये सब देखकर हैरिसन समझ जाता है कि अब उसके दिन पूरे हो चुके हैं। ये सब देखकर अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो लोग दूसरे टाउन जा रहे होते हैं, तब वो आयरिश आदमी एक ब्रिज के पास गाड़ी रोकता है और ब्रिज पर से एक पत्थर पानी में फेंककर उसकी गहराई चेक करता है। उसे ऐसा करता देख हैरिसन उसके इंटेंशन समझ जाता है, मगर इसके बाद भी वो बेचारा अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और आखिर में वो आदमी उसे ब्रिज से फेंककर अपनी मुर्गी के साथ नया शो करने के लिए चला जाता है, जिसके साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब यहाँ से शुरू होती है स्टोरी नंबर 4, ऑल गोल्ड कैनियन। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर जगह से होती है, जहाँ सब तरफ खूबसूरत नदी, पहाड़ और जानवर होते हैं। तभी वहाँ पर गाना गाते हुए एक बूढ़ा प्रोस्पेक्टर अपने गधे के साथ आता है। उस जगह को देखकर वो आदमी उस नदी से पानी पीता है और वहाँ पर खुदाई शुरू कर देता है। इसके बाद वो वहाँ की मिट्टी को पानी में साफ करके देखता है तो उसमें उसे गोल्ड के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो बार बार वहाँ खुदाई करता है और मिट्टी को पानी में धो धोकर गोल्ड ढूंढने की कोशिश करता है। वो बहुत सारी जगह पर खुदाई करता है, मगर उसको कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अगली सुबह वो आदमी नदी में से मछली पकड़ता है और तभी उसको वहाँ पर एक आउल उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो आदमी आइडिया लगाता है कि जरूर उस पेड़ पर उसका घोंसला होगा। जिसके बाद वो उस पेड़ पर चढ़कर उस आउल के अंडे निकाल लेता है और उसका ब्रेकफास्ट बना के खाता है।
जिसके बाद वो पूरा दिन खुदाई करता है मगर उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, जिसके बाद एक दिन वो प्रोस्पेक्टर एक काफी गहरे गड्ढे में खुदाई करता है और खुदाई करते समय ही उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है जिसमें उसको असली गोल्ड मिल जाता है। वो गोल्ड इतना सारा होता है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन प्रोस्पेक्टर की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाती, क्योंकि वो महसूस करता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और तभी कोई पीछे से उसको शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। मगर जैसे ही वो शूटर खुद गड्ढे में आता है, प्रोस्पेक्टर उठ खड़ा होता है और उसको मार डालता है। दरअसल उस प्रोस्पेक्टर को गोली तो लगी थी, मगर वो गोली उसके किसी भी इंटरनल ऑर्गन को डैमेज ना करते हुए उसकी बॉडी के आर पार निकल गई थी। जिसके बाद वो अपने जख्म साफ करता है और उस आदमी की लाश को उसी गड्ढे में दफन कर देता है। ठीक होने के बाद वो प्रोस्पेक्टर अपना ढूंढा हुआ सोना गधे पर बांधकर गाना गाते हुए वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद बारी आती है स्टोरी 5 की, जिसका नाम है द गर्ल हु गॉट रिटल्ड। कहानी की शुरुआत एक डाइनिंग टेबल पर होती है, जहाँ बहुत से लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। उन्हीं लोगों में एलिस और गिलबर्ट भी होते हैं, जो रिलेशन में ब्रदर और सिस्टर थे। वहाँ एलिस सबको बताती है कि वो और गिलबर्ट कल सुबह ओरेगॉन जा रहे हैं, क्योंकि उसकी शादी गिलबर्ट के साथ काम करने वाले एक आदमी से होने वाली है। गिलबर्ट के लिए ये एक बिजनेस डील है और वो लड़का काफी अच्छा है, इसीलिए एलिस भी वहाँ पर खुश रहेगी। ये जानकर बाकी सभी लोग उनको बधाइयाँ देते हैं। अगली सुबह वो दोनों लोग अपने डॉग प्रेसिडेंट पियर्स के साथ ओरेगॉन जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे पैसेंजर्स पियर्स की कंटिन्यूअस बार्किंग से परेशान होकर एलिस से कंप्लेन करते हैं। एलिस इस बारे में गिलबर्ट को बताती है, मगर वो उसे इन चीजों को इग्नोर करने के लिए कहता है। एलिस नोटिस करती है कि गिलबर्ट की हालत ठीक नहीं है, मगर वो उसको अभी कुछ भी नहीं कहती। रात होने पर जब एलिस सो रही होती है तो उसकी नींद अचानक किसी के बहुत ज्यादा खांसने की वजह से खुल जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई गिलबर्ट ही है। अगली सुबह वो देखती है कि उसका भाई मर चुका है, जहाँ अब वो गाड़ी वाला उससे पूछता है कि वो क्या ओरेगॉन जाएगी या वापस अपने घर जाएगी, जिस पर एलिस कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। अब आगे उनके साथ ट्रैवल करने वाला एक आदमी जिसका नाम बिली है, गिलबर्ट की लाश को दफन करने में एलिस की मदद करता है। रात में एलिस बिली के पास आती है, जो अपने दोस्त आर्थर के साथ खाना खा रहा था। वहाँ एलिस उन्हें बताती है कि उसका गाड़ी वाला आधा रास्ता पूरा होने की वजह से उससे पैसे मांग रहा है, मगर एलिस को गाड़ी में कहीं पर भी पैसे नहीं मिले और उसको ऐसा लगता है कि पैसे गिलबर्ट के कोट में थे, जिसको वो दफन कर चुके हैं। इसका मतलब था कि अब एलिस के पास कोई पैसे नहीं थे और न ही वो वापस जा सकती थी, क्योंकि उसके भाई के अलावा और कोई नहीं था। ये सब सुनकर बिली कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस गाड़ी वाले से बात करूंगा। जिसके बाद एलिस ओरेगॉन का अपना सफर कंटिन्यू रखती है। उन्हें सफर करते करते काफी वक्त हो जाता है। उसी बीच एक दिन बिली एलिस के पास आता है और कहता है कि सब लोग पियर्स से काफी परेशान हैं, इसीलिए अब हमें इसको हटाना होगा। जिस पर बिली उसको ऐसा करने की परमिशन दे देती है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर वो और कर भी क्या सकती थी, वो खुद ही वहाँ पर इतनी अकेली थी। तभी उसे एक गन शॉट सुनाई देता है, जिसके बाद एलिस बिली को देखने जाती है, जहाँ बिली उसे बताता है कि उसने पियर्स को शूट नहीं किया है, बल्कि उसको डरा के वहाँ से भगा दिया। ये सब सुनकर एलिस की जान में जान आती है और वो इसके लिए बिली को थैंक्स बोलती है। एलिस अब भी उन सब के साथ ट्रैवल करती रहती है कि तभी एक रात फिर से वो बिली के पास जाती है और उसको बताती है कि उसका गाड़ी वाला अब और बिना पैसे लिए जाने से मना कर रहा है और अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जिस पर बिली उसे सोचने के लिए एक दिन का टाइम मांगता है और उस वक्त बिली अपने फ्रेंड आर्थर को बताता है कि वो एलिस को प्रपोज करने वाला है और उसके बाद वो ओरेगॉन में सेटल होने का प्लान बना रहा है, जो सुनकर आर्थर उसके लिए खुश हो जाता है। उसी रात बिली एलिस को प्रपोज करता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। वो दोनों एक दूसरे के बैकग्राउंड्स के जानते थे, जिसके बाद एलिस सोचने के लिए एक दिन का समय मांगती। अगले दिन दोपहर तक जब वो कोई रिप्लाई नहीं करती तो बिली उसके पास जाता है और कहता है कि वो उसे उसके साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है। अगर एलिस को वो ठीक नहीं लगता तो वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर सकती है, मगर एलिस उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे बिली काफी खुश हो जाता है। वो दोनों साथ रहते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी एक दिन जब आर्थर आसपास देख रहा होता है तो उसे एलिस कहीं नजर नहीं आती, जिस पर उसका गाड़ी वाला बताता है कि वो पियर्स की आवाज सुनकर दूर चली गई है। ये जानकर आर्थर भी उसके पीछे जाता है और देखता है कि एलिस एक घोड़े पर पियर्स को लेकर बैठी होती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो आर्थर के पीस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसका मतलब था कि वो लोग उनसे लड़ाई करने के लिए आए हैं। अब क्योंकि वो दोनों बाकी लोगों से अलग हो गए थे, इसलिए उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला था। लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्थर उन लोगों का डटकर मुकाबला करता है और एलिस को छुपे रहने के लिए कहता है। वो एलिस को ये भी कहता है कि अगर वो लोग मुझको मार दें तो तुम भी खुद को मार लेना।
क्योंकि वो लोग तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे अगर जिंदा पकड़ी गई तो। इसके बाद आर्थर जी जान से उसको बचाने में लग जाता है। तभी एक आदमी अचानक आर्थर पर एक वेपन से अटैक कर देता है, जिससे ऐसा लगता है कि आर्थर मर गया। मगर जैसे ही वो आदमी उसके पास जाता है, आर्थर उस पर गोली चलाकर उसको मार डालता है। मगर जब आर्थर वापस जाकर देखता है तो उसको एलिस मरी हुई मिलती है, जिसको देखकर उसको बहुत दुख होता है। असल में एलिस एक बहुत ही इंट्रोवर्ट और डरपोक लड़की थी, जो बचपन से अपने भाई के साथ रहती थी, जिसकी वजह से वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना नहीं जानती थी। अब ये सब देखकर आर्थर वापस बाकी लोगों के पास जाता है, जहां अब उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बेरी से क्या कहेगा। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब फाइनली बारी आती है स्टोरी नंबर 6 की, जिसका नाम है द मॉर्टल रिमेन्स। ये कहानी है दो बाउंटी हंटर्स थिकपेन और क्लेरेंस की, जो कुछ और लोगों के साथ फोर्ट मॉर्गन जा रहे होते हैं। अब थिकपेन गाना गाता है और बाकी लोगों से बातें भी करते हैं। वो बताता है कि वो लोग काम के सिलसिले में फोर्ट मॉर्गन आया जाया करते हैं। असल में उस वैगन में बैठे एक भी आदमी को दूसरे आदमी की बात अच्छी नहीं लग रही होती है कि तभी उन्हीं में से एक ट्रैपर, जो कि एक फर सेलर होता है, उन लोगों को अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। तभी उसमें बैठी एक लेडी मिसेस बेंजामिन बताती है कि मेरे हस्बैंड एक लेक्चरर हैं और वो लोगों को मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। आगे वो कहती है कि मेरे अकॉर्डिंग लोग दो टाइप के होते हैं, अच्छे और बुरे। इसके बाद वो उन सभी लोगों को मॉरल वैल्यूज पर लेक्चर देने लगती है। अब ये बात उनके बगल में बैठे आदमी रेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो अपने व्यूज देना चालू कर देता है। रेन की बातें मिसेस बेंजामिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे बुरी नजर समझती है। तभी रेन ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, मगर वो ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता है। तब थिकपेन उनको बताता है कि गाड़ी रास्ते में कहीं ना रोकना उस ड्राइवर की पॉलिसी है। अब आगे क्लेरेंस भी द अनफॉर्चुनेट लैड नाम का एक गाना गाता है, जिसे मिसेस बेंजामिन को थोड़ा कंफर्ट मिलता है। अब आगे थिकपेन और क्लेरेंस रिवील करते हैं कि वो दोनों असल में रीपर्स यानी कि बाउंटी हंटर्स हैं, जो सुनकर बाकी लोगों के होश उड़ जाते हैं। खैर वो आगे बताते हैं कि वो किस तरह से अपने विक्टिम्स का काम तमाम करते हैं। थिकपेन बताता है कि मरने वाले लोगों की आंखों का डर और उनके एक्सप्रेशंस लाजवाब होते हैं, जिन्हें देखकर उसको खुशी मिलती है। अब रात में कोई इस तरह से लोगों के साथ बैठेगा तो घबराहट तो होगी ही ना। बस यही हाल मिसेस बेंजामिन, रेने और ट्रैपर का भी था। कुछ देर बाद वो लोग फोर्ट मॉर्गन पहुंच जाते हैं, जहां वो वैगन ड्राइवर उन्हें एक बड़े से होटल के बाहर छोड़ देता है। थिकपेन और क्लेरेंस सबसे पहले उतरकर एक आदमी की लाश को उस होटल के अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद बाकी लोग भी उस वैगन से उतरकर होटल की तरफ बढ़ते हैं। उन लोगों को अंदर जाने में बहुत डर लग रहा था, मगर वो कर भी क्या सकते थे, इतनी रात में और कहीं जाने का ऑप्शन भी तो नहीं था उनके पास। जिसके बाद वो सभी लोग डरते हुए उस होटल के अंदर चले जाते हैं और वहां का गेट बंद हो जाता है। जिसके साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इन सभी कहानियों में डेथ एक कॉमन चीज थी, जो सभी मेन कैरेक्टर्स की हर स्टोरी में हुई। इस मूवी में डेथ के अलग अलग तरीके दिखाए गए हैं और अलग अलग सिचुएशन में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, इस बारे में भी बताया गया है। स्टार्टिंग की कहानियों में कैरेक्टर्स की मौत काफी फनी वेज में होती है, जबकि धीरे धीरे बाकी की कहानियां डार्क होती चली जाती हैं। मौत कब किसको आ जाए ये कोई भी नहीं बता सकता। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, जिसे सभी को जरूर देखना चाहिए। वैसे आपको इन सारी कहानियों में से सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि फिलहाल तो आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।